वेलकम टू माय चैनल। आई एम नील कमल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर एसपीएल का। एसपीएल मीन्स सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो जो हमारा पहला सब टॉपिक है वो है डिफरेंस एंड प्रेजुडिस। डिफरेंस एंड प्रेजुडिस। तो डिफरेंसेस एंड प्रेजुडिस का मतलब क्या है, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम कैसे रहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये सारी चीज़ें किस चीज़ पे निर्भर करती हैं। ये सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर जगह के हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे निर्भर करती हैं। अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे कैसे निर्भर करती हैं, इसके लिए हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी देख लिया हुआ है कि किस तरह से लद्दाख और केरल का 2 केस स्टडी हमने लिया था। और केरल में जो कि बिल्कुल साउथ में है इंडिया का, और लद्दाख में जो कि बिल्कुल नॉर्थ में है इंडिया का, और उसमें रहन सहन में, खाने पीने में, पहनने में और हर चीज़ में किस तरह से डिफरेंसेस है, ये वहाँ की हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। पूरे वर्ल्ड की यदि हम लोग बात करें, पूरे दुनिया की यदि हम लोग बात करें, तो 8 मेजर रिलीजन्स जो हैं वो दुनिया में प्रचलित हैं, और उनमें से सभी प्रचलित जितने भी रिलीजन हैं उनके सभी मानने वाले जो हैं वो इंडिया में रहते हैं। विभिन्नता किस तरह से हमारी कंट्री में हमें दिखाई देती है, किस तरह से जो डाइवर्सिटी है वो हमें दिखती है, किस तरह से जो अब डिफरेंसेस क्या है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले डाइवर्सिटी हम लोग देख लें कि यदि पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 8 मेजर रिलीजन्स जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में प्रचलित हैं, यानी कि 8 धर्मों को मानने वाले लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, और उनमें से हर धर्म को मानने वाला व्यक्ति हमारे भारत में मौजूद है। इसके अलावा हम देखेंगे तो 1600 भाषाएँ, मात्र 1600 जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, जो कुछ भी बोल लीजिए, 1600 भाषाएं जो है वो हमारे यहाँ प्रचलित हैं। मोर देन 100 फॉर्म्स ऑफ डांसेस आर प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो हमें ये डाइवर्सिटी जो दिखती है, इसमें क्या होता है कि हम जहाँ पे हमें अपने जैसे लोग दिखते हैं, जहाँ पे हमें ऐसे लोग दिखते हैं, आप यदि किसी अजनबी जगह पे चले जाइए, अजनबी स्थान पे चले जाइए, और वहाँ पे आप देखेंगे कि जाने अनजाने आप उन लोगों की तरफ आकृष्ट होते हैं जो आपके जैसा पहनावा पहनते हैं, जो आपकी जैसी भाषा बोलते हैं, जिनका रहन सहन आपके जैसा होता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये चीज़ हम सेफ्टी के एंगल से करते हैं, क्योंकि जो हमारे जैसा होता है हम जाने अनजाने उससे घुल मिल जाते हैं। क्या होता है कि हम खुद अपने से जो डिफरेंट लोग लगते हैं उनसे जब हम मिलते हैं तो हमें कुछ स्ट्रेंज सी अनुभूति होती है, हमें कुछ अजनबीपन लगता है। और तो जब हम अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वी मे फाइंड देम अनफेमिलियर एंड स्ट्रेंज। तो कई बार हमें पता नहीं चलता कि हम किस वजह से ऐसे लोगों के साथ साम्यता नहीं बिठा पाते जो हमसे अलग दिखते हैं, या अलग भाषा बोलते हैं, या अलग तरह से उनका रहन सहन है। और कई बार हम ऐसे लोगों के प्रति अपने मन में कुछ धारणा भी बना लेते हैं। सो लुक एट द स्टेटमेंट बिलो दैट यू बिलीव टू बी ट्रू अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं बच्चों, और उनके साथ हम किस चीज़ से सहमत हैं और किस चीज़ से सहमत नहीं हैं, उस चीज़ को हमें टिक करना है, ठीक है। Do you have a prejudice against rural or urban people? Find out if this is shared by others and discuss the reason why people have those prejudices. Can you list some of the prejudices that you have noticed around you? How do they affect the way in which people treat each other? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं मैं उसको बता देती हूँ कि more than 50% of all Indians live in village. ऐसी धारणा, देखिए ये पूर्व धारणा, हम कई बार क्या होता है कि लोगों के बारे में पहले से सोच के रखते हैं और मानते हैं कि ये ऐसा ही होगा, ठीक है। रूरल पीपल यानी कि गांव में रहने वाले लोग, यानी कि विलेज में जो रहने वाले हैं, उनके बारे में हम सोचते हैं कि मोर देन 50% ऑफ इंडियंस लिव इन विलेजेस। तो क्या ये सही है? सोचने की बात है कि क्या 50% इंडियंस जो हैं वो गाँव में रहते हैं? Villages do not care about their health. They are full of superstitions, and people in villages are backward and do not like the use of modern agriculture technology.
In peak harvesting and plantation seasons, families spend 12 to 14 hours working in the field. Villages are forced to migrate to cities in search of work. तो जब भी हम गांव का एग्जाम्पल लेते हैं और इन स्टेटमेंट्स को यदि हम देखें तो इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो हमारी पूर्व धारणा पे आधारित हैं, यानी हमने पहले से सोच के रखा हुआ है कि गांव के लोग ऐसे होते हैं। अब जैसे पहले स्टेटमेंट को हम लोग लें, मोर देन 50% ऑफ इंडियंस लिव इन रूरल एरिया, तो ये इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, ये सही स्टेटमेंट है, हम इससे अग्री करते हैं, है ना। सेकेंड स्टेटमेंट को देखें, गाँव की जब बात चलती है और हम सेकेंड स्टेटमेंट को यदि उस पे देखना चाहते हैं तो ऐसा अक्सर होता है कि हम ये सोचते हैं कि गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो पिछड़े हुए हैं, वो अंधविश्वासी हैं। एक पूर्व धारणा है हमारे मन में कि गांव के हैं तो ये ऐसे ही होंगे, कि अंधविश्वासी होंगे, ये मॉडर्न ख्यालात के हो नहीं सकते और साइंटिफिक सोच इनका हो नहीं सकता, ये न्यू टेक्नोलॉजी और साइंस को एडॉप्ट नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं कि पिछड़े हुए हैं, ठीक है। तीसरे स्टेटमेंट को यदि लें, तीसरा स्टेटमेंट भी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होती है उसको वो नहीं अपनाते हैं। तो ये एक सोच है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सच में हो सकता है कि गांव में रहने वाले बहुत से लोग मॉडर्न स्टाइल में या मॉडर्न टेक्निक से एग्रीकल्चर करते हों, लेकिन हमारे मन में ये धारणा बैठी हुई है कि ये ऐसे ही होगा कि गांव में रहने वाले हैं तो ये मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स को ना तो जानते होंगे और ना ही इम्प्लीमेंट करते होंगे अपनी खेती करने में। जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि पीक प्लांटेशन और हार्वेस्टिंग पीरियड में क्या होता है कि 12 से 14 घंटे तक, रूरल एरिया की बात हो रही है कि 12 से 14 घंटे तक पूरी की पूरी फैमिली जो है वो खेतों में काम करती है। और ये कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि इनका जो काम होता है, आपको पता है कि कृषि जो है, एग्रीकल्चर जो है वो सीजनल वर्क है, तो कुछ महीने जो है ये खेती का काम करते हैं और पूरा परिवार जो है मिल के अपने समय का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो खेतों पे व्यतीत करता है। तो हम इस स्टेटमेंट से अग्री कर सकते हैं। जो लास्ट स्टेटमेंट है रूरल एरिया के लोगों के लिए, जो हमारे मन में पूर्व धारणा है वो ये कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो सिटीज़ की तरफ माइग्रेट होते हैं अपने नौकरी की तलाश में, लाइवलीहुड की तलाश में, और ये कहीं ना कहीं सच है, इसीलिए तो हम इस धारणा से भी सहमत हो सकते हैं। तो जिस तरह से गांव में रहने वाले लोगों के लिए पूर्व धारणाएं हैं हम लोगों के मन में, ठीक उसी तरह से शहर में रहने वाले लोगों के लिए भी काफ़ी पूर्व धारणाएं लोगों के मन में बनी होती हैं। तो हम अब कुछ स्टेटमेंट्स को देखेंगे जो कि शहर के लोगों से संबंधित है कि क्या पूर्व धारणाएं हैं। जब हम शहरी लोग कहते हैं या जब हम सिटी ड्वेलर्स कहते हैं तो हमारे मन में उनके प्रति क्या धारणा बनती है। सिटी लाइफ के बारे में ये धारणा है लोगों की कि यहाँ के लोग जो हैं वो स्पॉइल्ड होते हैं और लेजी होते हैं, जबकि हर उदाहरण में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। कुछ लोग हो सकते हैं जो लेजी हों, जो बिगड़े हुए हों, लेकिन यदि हम ज़्यादातर की संख्या देखें तो ऐसा नहीं है कि सिटी में रहने वाले लोग जो हैं वो लेजी होते हैं। आप मॉर्निंग आवर्स में यदि उठ जाइए और बाहर निकलिए वॉक के लिए तो आप देखेंगे कि कुछ लोग योगा कर रहे हैं, कुछ लोग एक्टिवली दौड़ रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल से लेजी नहीं है, एक्टिव है बिल्कुल, लेकिन फिर भी जब हम शहरी लोगों की बात करते हैं तो दिमाग में एक धारणा आती है कि ये तो बस लेजी होते हैं और बिगड़े हुए होते हैं बिल्कुल। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं शहरी लोगों के बारे में क्या है। शहर में रहने वाले लोग जो हैं वो एक दूसरे को काफ़ी कम वक्त देते हैं, और कहीं ना कहीं आप देखिए तो ये सही है, क्योंकि आपने सुना होगा क्वालिटी टाइम। शहर में रहने वाले अमूमन अधिकांश परिवार में क्या होता है कि हस्बैंड भी वर्किंग होते हैं, वाइफ भी वर्किंग होती है, और लोग इतने बिजी होते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए, वाइफ ऑफिस चली गई, और घर में जो बुज़ुर्ग रह जाते हैं, जो एल्डर्स लोग रह जाते हैं, वो बिल्कुल अकेले छूट जाते हैं, उनको हम वक्त नहीं दे पाते कई बार, और वापस लौटने पर भी एक दूसरे को वक्त देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि तभी आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा कि क्वालिटी टाइम क्या होता है कि क्वांटिटी टाइम तो बिता नहीं सकते क्योंकि सब लोग बाहर हैं, तो फिर क्वालिटी टाइम वो एक दूसरे के साथ बिताते हैं, यानी बेहतर वक्त जो है वो बिताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। तो कहीं ना कहीं हम इससे भी सहमत नहीं होंगे कि शहरी लोग बोलने से ठीक है बिजी हैं। देखिए कुछ मामलों में हो सकता है, कई मामलों में हो सकता है, लेकिन सभी के सब ऐसे हों ये जरूरी नहीं है। शहरी लोगों के बारे में एक और धारणा है, और वो ये
कि लोग सोचते हैं जैसे ही आप कहोगे कि शहर में रहते हैं तो लोग कहीं ना कहीं एक ख्याल बना लेते हैं अपने मन में कि ये बंदा तो मनी माइंडेड होगा, क्योंकि एक कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है पूर्व धारणा कि शहर में रहते हैं तो ये लोगों की कद्र ज़्यादा नहीं करते होंगे बल्कि पैसे की कद्र इन्हें ज़्यादा होगी, और इस वजह से लोग इस पूर्व धारणा से ग्रसित होते हैं और सारे लोगों को एक ही जैसा, सारे शहरी लोगों को एक ही जैसा समझ लेते हैं। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा शहरी लोगों के बारे में, वो ये कहता है कि शहर में रहने वाले लोगों के इनकम का एक बड़ा हिस्सा जो है रेंट में और ट्रांसपोर्ट में जाता है, और ये भी बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि क्या होता है शहरों में हर किसी के पास तो अपना घर नहीं होता है, ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो रेंट पे होते हैं, और रेंट जो है वो कई बार बहुत ही ज़्यादा होता है, लोगों को काफ़ी पे करना पड़ता है, इसके अलावा उनके ट्रांसपोर्ट पे भी काफ़ी खर्चा आता है, तो उनके सैलरी का एक बड़ा हिस्सा जो है इन चीज़ों के ऊपर खर्च हो जाता है। तो हम इस धारणा से सहमत हो सकते हैं। एक अंतिम स्टेटमेंट है शहरी लोगों के बारे में कि शहरी लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये कनिंग होते हैं और करप्ट होते हैं। तो ये भी बात सभी मामलों में सही नहीं कही जा सकती। शहर में रहने वाले तमाम लोग करप्ट होंगे, तमाम लोग कनिंग होंगे, तमाम लोग चालाक होंगे, ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग हो सकते हैं और कुछ लोग नहीं हो सकते, लेकिन ये धारणा मैं आपको बता रही हूँ बार बार कि ये पूर्व धारणा है, ये हमने पहले से सोच के रखा हुआ है कि शहर में रहता है तो ऐसा होगा, गांव में रहता है तो ऐसा होगा। तो इसी पूर्व धारणा में जब हम किसी व्यक्ति को बांध देते हैं और हम उसी पूर्व धारणा के अनुकूल व्यवहार करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो जब हम लोगों के लिए किसी खास तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम गांव के लोगों के लिए प्रयोग करें कि वो गंवार हैं, वो अंधविश्वासी हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो मॉडर्न मेथड्स को नहीं जानते हैं, और यदि शहरी लोगों के बारे में हम लोग कहें कि ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा तेज हैं, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं, लेज़ी हैं, तो जब हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को उस इमेज में कैद करते हैं और हम उनके बारे में निगेटिवली सोचते हैं। हम उनके बारे में जब ये स्टेटमेंट देते हैं तो हमारी सोच उनके विषय में सकारात्मक नहीं होती, पॉजिटिव नहीं होती, बल्कि हम उन लोगों के बारे में निगेटिव सोचते हैं। तो जब हम इस तरीके से किसी के बारे में सोचते हैं, निगेटिवली जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, तो उसे प्रेजुडिस कहते हैं। तो प्रेजुडिस का यदि हम डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि प्रेजुडिस जो है टू जज अदर पीपल निगेटिवली, टू जज अदर पीपल निगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। तो आपको इसमें दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है। पहला तो निगेटिवली है ना, यानी कि जब हम किसी के बारे में निगेटिवली सोचते हैं, हम उसके बारे में अच्छी चीज़ नहीं सोच रहे, हम उसके बारे में नकारात्मक सोच रहे हैं, है ना, कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो या फिर वो ऐसा नहीं है ना। और दूसरा वर्ड है इन्फीरियर, यानी हम उसे तुलनात्मक रूप में अपने से कम आंक रहे हैं, हम उन्हें तुलनात्मक रूप में अपने से कम आंक रहे हैं। तो ये दोनों वर्ड्स बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नेगेटिवली और दूसरा इन्फीरियर। तो जैसे हम कीवर्ड्स बोलते हैं ना, मान लीजिए प्रेजुडिस के बारे में आपको लिखने के लिए आ गया और आपने इन दोनों कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर दिया, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। और यदि आपने पूरी सब कहानी लिख दी, राम कथा लिख दी और इन दोनों चीज़ों को नहीं लिखा, तो टीचर को थोड़ा सा अच्छा लगता है मार्क्स काटने में, क्योंकि आपके बेहतरी के लिए वो होता है, ताकि आप कुछ शब्दों को उसके मीनिंग के साथ एसोसिएट कर पाएँ। तो अब प्रेजुडिस क्या है, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं वर्क। मैं भी एक्सप्लेन करूंगी आपको कि ये वर्क होता क्या है। और दूसरा लैंग्वेज, इसको आप इंग्लिश लिख लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा, तो आप बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। अब देखिए, यदि हम वर्क यानी कि काम की बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रेजुडिस को हम कैसे समझ सकते हैं। हर व्यक्ति के काम करने का एक अलग तरीका होता है, हर व्यक्ति किसी भी काम को अपने तरीके से करता है, लेकिन जब आपके दिमाग में कोई एक पर्टिकुलर मेथड है कि इस काम को इसी तरीके से किया जाना चाहिए या किया जाता है,
और तब यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसी काम को किसी दूसरे तरीके से करता है तो आप उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो और आप कहीं ना कहीं उन्हें खुद से कमतर आंकते हो और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हो, ठीक है, उनके साथ भेदभाव करते हो। दूसरा एग्जाम्पल यदि हम लोग लेते हैं और हम मानते हैं, आपको ध्यान होगा कि हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स पीरियड में यानी कॉलोनियल पीरियड में ही एक मैकॉले थे जिन्होंने हमारे यहाँ एक एजुकेशन पॉलिसी में इंग्लिश को सपोर्ट किया था कि इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तब से लेके आज तक क्या हुआ है कि इंग्लिश को कहीं ना कहीं हम ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा उम्दा भाषा समझते हैं और जो लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते या इंग्लिश नहीं लिख पाते, इंग्लिश नहीं समझ पाते, उनको हम कहीं ना कहीं कमतर आंकते हैं। और यदि हम ये कहते हैं कि मान लीजिए कि इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, so suppose we are saying that English is the best language, it means somewhere accepting that other languages are not equal to English। अब दूसरी जो भाषाएं हैं वो इंग्लिश के बराबर नहीं है, यानी कि आप बाकी सारी भाषाओं को आपने क्या किया, इंग्लिश से कमतर आंका। तो ये तो हमने समझ लिया, हमने दो चीज़ें समझी। हमने प्रेजुडिस का डिफिनेशन देखा जिसमें दो कीवर्ड्स हमने पढ़े। पहला था निगेटिवली यानी कि टू जज समवन निगेटिवली और दूसरा था इन्फीरियर। तो उस डिफिनेशन के आधार पे हमने इसको दो एग्जाम्पल्स के सहारे जानने की कोशिश की कि प्रेजुडिस कहते किसको हैं। और अब हम आगे देखेंगे कि किन किन वजहों से हमारे मन में इस तरह की पूर्व धारणा बनती है और हम किसी को निगेटिवली देखते हैं, हम किसी को कमतर आंकते हैं। तो अब आगे हम ये देखेंगे कि हम किन किन आधार पे किसी के बारे में कोई पूर्व धारणा बनाते हैं और उनको कमतर करके आंकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि किन किन मुद्दों पे, किन किन आधार पे हम किसी के साथ इस तरह की पूर्व धारणा रखते हैं। एक है रिलीजियस बिलीफ, वी कैन बी प्रेजुडिस्ड अबाउट मेनी थिंग्स। फर्स्ट है रिलीजियस बिलीफ, यानी कोई यदि धार्मिक आधार पे किसी और का धार्मिक विश्वास कुछ कहता है और किसी और धर्म के लोगों का धार्मिक विश्वास कुछ और कहता है तो हम धार्मिक विश्वास के आधार पे लोगों में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। सेकेंड देखिए कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्सन के आधार पे भी हम लोग लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। और कॉम्प्लेक्सन के आधार पे, कॉम्प्लेक्सन मतलब रंग भेद यानी कि गोरे काले का भेद, इसके ऊपर तो काफ़ी कहानी आप लोगों ने देखा होगा और जाना भी होगा कि एक तो आप लोगों ने साउथ अफ्रीका के बारे में जानते होंगे आप लोग कि वहाँ पे एक सिस्टम चलता था जिसे सिस्टम ऑफ अपार्थाइड कहते थे, जिसमें कि कॉम्प्लेक्सन के बेस पे लोगों को, पूरे कंट्री में जितने भी लोग थे उनको कॉम्प्लेक्सन के बेस पे सेग्रीगेट कर दिया गया था। इसके बाद आप देखेंगे, आपने ये भी कहानी सुनी होगी, महात्मा गांधी जी ने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था और वहाँ पे बैठे थे, लेकिन उनको उसमें बैठना अलाउड इसलिए नहीं था क्योंकि उनका जो कॉम्प्लेक्सन था वो काला था, यानी कि वाइट नहीं थे वो यूरोपियंस की तरह। तो इसीलिए जब वो फर्स्ट क्लास के टिकट लेके बैठे थे तो उन्हें बाकायदा उतार के फेंक दिया गया था। तो ऐसा क्यों किया था? इस तरह के भेदभाव जो हमने कहानियों में सुनी है, जो हमारे देश में हुई है, जो अफ्रीका में हुई है, वो इसीलिए क्योंकि रंगों को आधार बना के डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्शन, स्किन का क्या कलर है, इसके आधार पे भी डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं किसी के साथ। दूसरा रीजन, कौन किस क्षेत्र से आया है, इसके ऊपर भी कई बार लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और प्रेजुडिस यानी कि उसके बारे में कुछ पूर्व धारणा बना ली जाती है कि ये ऐसा ही होगा, है ना। दूसरा एक्सेंट, एक्सेंट यानी बोलते समय बोलने का जो लहजा है उसके ऊपर भी कई बार लोगों का मजाक बनाया जाता है और माना जाता है कि अच्छा उस क्षेत्र का होगा तो ऐसे ही होगा, इसी तरह से बोलेगा। आपने देखा होगा कई बार लोग बिहारियों को उनके एक्सेंट की वजह से बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो ये चीज़ें जो है आप कहीं ना कहीं उनको कम आंक रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। दूसरे तो एक्सेंट के आधार पे भी लोगों में भेदभाव किया जा सकता है, लोगों के बारे में पूर्व धारणा बनाई जा सकती है। और क्लोथ्स यानी कि कपड़े किस तरीके से पहने हैं,
तो जनरली आपने देखा होगा कि ट्राइबल पीपल जो होते हैं वो जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं, जिस तरह का हेड गियर इस्तेमाल करते हैं, उसको देख के लोग उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और एक दिमाग में धारणा बना लेता है अच्छा आदिवासी है तो ऐसा ही होगा। जबकि आज के समय में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि जो ट्राइबल पीपल होते हैं उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई की है और वो उस तरीके से उनका रहन सहन सब कुछ बदल चुका है समय के साथ साथ। लेकिन दिमाग में क्या आती है, दिमाग में आती है अच्छा ट्राइबल पीपल तो इनका रहन सहन, इनका पहनावा ओढ़ावा बिल्कुल इसी तरह से होगा। तो इस तरह की जब हम धारणाएं बनाते हैं किसी के बारे में निगेटिवली और उसे खुद से कमतर आंकते हैं, इन्फीरियर मानते हैं उसे, तो हम कहीं ना कहीं प्रेजुडिस्ड हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि प्रेजुडिस वाला ये सेक्शन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सब टॉपिक पे। तो जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, यानी हम कैसे किसी को किसी खास इमेज में कैद कर लेते हैं, उसी को स्टीरियोटाइप कहते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ये एक तरह की एक्टिविटी है जो आपको करनी है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ सेंटेंसेस देखेंगे और उस सेंटेंसेस को आपको कैटेगराइज करना है दो कैटेगरी में। एक तो बॉयज़, आप अपनी नोटबुक में जब इसे बनाएंगे तो एक तरफ बॉयज़ लिखेंगे, दूसरी तरफ गर्ल्स लिखेंगे और ये जो सेंटेंसेस हम लोग पढ़ रहे हैं इसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग और इसको आप कैटेगराइज करेंगे कि किसके बारे में हम लोग, ये सेंटेंस बोलने से हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा ये बॉयज़ के बारे में बोला जा रहा है, अच्छा ऐसा गर्ल्स के बारे में कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट सेंटेंस है दे आर वेल बिहेव्ड। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि दे आर वेल बिहेव्ड, यानी हमने लड़कियों के बारे में, लड़कियों को इस इमेज में कैद करके रखा है कि लड़कियां जो हैं वो बहुत वेल बिहेव होती हैं। दूसरा है जबकि ऐसा नहीं है, लड़के भी वेल बिहेव्ड होते हैं, लेकिन क्या है कि हमने ऐसा सोच रखा है, हमने अपने दिमाग में एक इमेज बना रखी है कि लड़कियां वेल बिहेव्ड होती हैं। दूसरा है दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल। अगेन आप इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, ये लड़कियों के कैटेगरी में आप रखेंगे क्योंकि उनके बारे में ही कहा जाता है कि लड़कियां जो होती हैं वो सॉफ्ट स्पोकन होती हैं और जेंटल होती हैं, अच्छे से व्यवहार करती हैं, अच्छी होती हैं। दे आर फिजिकली स्ट्रांग, ये लड़कों के बारे में कहा जाता है। हालांकि आज के समय में आप देखें तो मीराबाई चानू ने तो वेट उठा के सिद्ध कर दिया है कि फिजिकली स्ट्रांग लड़कियां भी हो सकती हैं, लेकिन माना जाता है जब हम ये सेंटेंस यूज़ करेंगे कि दे आर फिजिकली स्ट्रांग तो हमारे दिमाग में एक फिगर कैद हो जाएगी क्योंकि बॉयज़ जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। दूसरे दे आर नॉटी। अब नॉटी, लड़कियां भी नॉटी होती हैं, लेकिन ख्याल क्या आता है कि अच्छा बॉयज़ जो हैं वो नॉटी होते हैं। दूसरा दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग। जनरली ये जो चीज़ें हैं ये एसोसिएट करती हैं गर्ल्स के साथ, है ना, कि लड़कियां जो है वो अच्छा डांस करती हैं, अच्छी पेंटिंग करती हैं, तो ये हुनर उनमें है, लड़कों में ये हुनर नहीं हो सकता। जबकि आज के समय में आप देखेंगे तो बहुत अच्छा डांस बॉयज़ भी करते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। आप बिरजू महाराज को देख लीजिए पुराने समय में, और आज के समय में बहुत सारे हैं जो कि बॉलीवुड डांस बहुत अच्छा करते हैं बॉयज़। और दूसरा पेंटिंग की भी बात ले लीजिए तो आपको बहुत सारे बॉयज़ ऐसे हैं जो कि पेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी हमने ऐसा सोच रखा है, हमने ये दिमाग में ये इमेज बना रखी है कि डांस और पेंटिंग लड़कियां ज़्यादा बेहतर करती हैं। इसके बाद देखिए दे डोंट क्राई, यानी वो नहीं रोते हैं, ये धारणा लड़कों के बारे में है। और दे आर राउडी, वो राउडी होते हैं, ये धारणा भी लड़कों के बारे में है। फिर दे आर गुड एट स्पोर्ट्स, ये भी लड़कों के बारे में ही धारणा है, जबकि लड़कियां बहुत अच्छा गेम खेलती हैं और स्पोर्ट्स में आज भी आप देखिए तो कितने सारे मेडल्स लेके हमारी लड़कियां आई हैं, लेकिन माना ये जाता है कि बॉयज़ जो है वो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। हाँ, बॉयज़ ने भी बहुत अच्छा खेला है, इस बार के ओलंपिक में देश का नाम रोशन किया है ना। और इसके बाद देखिए गुड एट कुकिंग, दे आर गुड एट कुकिंग, ये जनरली ये विचार जो है ये लड़कियों के साथ एसोसिएट करते हैं हम लोग कि लड़कियां हैं तो वो अच्छा खाना बनाएंगी। जबकि आप अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाइए, आपको कहीं भी एक भी लेडीज़ खाना बनाते हुए नहीं दिखेंगी। वहाँ पे हमेशा ही आपको शेफ़ मिलेंगे जो अच्छा खाना बनाते हैं, हमेशा ही कुक दिखेंगे आपको, लड़कियाँ हार्डली कहीं पे दिखती हैं। इसके बाद दे आर इमोशनल,
इमोशनल तो कोई भी हो सकता है, इसका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने इसको भी कैटेगराइज कर दिया है कि इमोशनल है तो लड़कियां होंगी, लड़कियां ज़्यादा इमोशनल होती हैं, बात बात पे रोती है, बात बात पे आंसू बहाती है, एज इफ कि लड़कों में कोई इमोशन होता ही नहीं है। क्या लड़कों को दुख नहीं होता? लड़कों को भी दुख होता है, लड़के भी रोते हैं, लड़के भी तकलीफ में रोते हैं। लेकिन आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो हम इमेज बनाते हैं, ये हम अपने ही घर से स्टार्ट करते हैं। बच्चा यदि गिर गया, लड़का यदि छोटा है, गिर गया, चोट लग गई, तो उसे पापा मम्मी क्या कहते हैं कि बेटा लड़कियों की तरह नहीं रोते, है ना। तो समय के साथ साथ क्या होता है, वो खुद को सप्रेस करना सीखता है, वो सीखता है कि किस तरह से उसे अपने इमोशंस को दबाना है। जबकि चोट तो बॉडी तो सबका है, स्टील बॉडी थोड़ी है उसका कि उसे चोट लगेगी तो वो नहीं रोएगा। तो रोना को हमेशा हम लोग जोड़ देते हैं कि लड़कियां जो हैं वो बहुत रोती हैं और लड़के नहीं रोते हैं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे बॉयज़ जो हैं वो खुद को, अपने इमोशंस को सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, रोते नहीं हैं, क्योंकि सो ही ऑल्सो बिलीव्स कि क्राइंग इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस, कि ये कमजोरी है एक जो नहीं होनी चाहिए उनमें। और वो चूँकि बॉयज़ हैं तो उन्हें स्ट्रांग रहना है, उन्हें नहीं रोना है, उनको सबके सामने आंसू नहीं दिखाना है। तो इस एक्टिविटी के जरिए हमने क्या किया, हमने ये देखा कि किस तरह से लोग कैटेगराइज करते हैं बॉयज़ को और गर्ल्स को। यानी कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और ये डिस्क्रिमिनेशन घर से ही स्टार्ट होता है। घर में ही कई बार जाने अनजाने, नोइंगली अननोइंगली पेरेंट्स करते हैं ये डिस्क्रिमिनेशन, घर से स्टार्ट होता है। पापा मम्मी भाई बहन ये लोग स्टार्ट करते हैं। आपने फेमस डायलॉग भी सुना होगा, मर्द को दर्द नहीं होता। तो मर्द को दर्द क्यों नहीं होगा भाई, यही बॉडी है उसकी भी, है ना। हम लोग एक आइडिया में बॉयज़ को और मेन को हम लोगों ने जो कैद किया है कि ठीक है उनको हर्ट नहीं होता, उनको चोट नहीं लगती, चोट लगता है तो वो रोते नहीं हैं, तो ऐसा क्यों होगा, मर्द को दर्द क्यों नहीं होगा, उसका बॉडी भी तो जो है वो ऐसा ही है। तो होता क्या है, इस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन की को हम घर के लेवल से स्टार्ट करते हैं, नोइंगली अननोइंगली, आगे चल के सोसाइटी में हम जाते हैं और हम अपने आसपास वो इमेज बना लेते हैं जो सोसाइटी ने बनाई होती है। और हम हर लड़के लड़की को क्या होता है कि हम कॉन्स्टेंटली ये सुनते रहते हैं, बचपन से लेकर बड़े होने तक जो सेंटेंसेस हमने अभी आपको बताई वो कॉन्स्टेंटली हम सुन रहे हैं, लगातार बचपन से लेकर बड़े होने तक यही सुनते आ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि विदाउट थिंकिंग वी एक्सेप्ट दिस, उसके बाद हम बिलीव करने लगते हैं कि हाँ ऐसे ही है, यानी लड़के को चोट नहीं, लड़के रोते नहीं और लड़कियां कमज़ोर होती हैं, और लड़के स्ट्रांग होते हैं और लड़कियां गुणशील होती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम जाने अनजाने हमने ये पैमाना बना लिया। अब इस पैमाने पे हम हर किसी को फिट करते हैं, जितने भी लड़के हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, हम चाहते हैं कि वो उसी तरीके से हो जैसा कि हम बचपन से सुनते आए हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि वी फिट ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स इनटू द इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस। हमारे आसपास सोसाइटी ने जो ये क्रिएट किया है उसको जाने अनजाने हम इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, और इस तरह से पढ़े लिखे होने के बाद भी जाने अनजाने, नोइंगली अननोइंगली हम डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ये जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि लड़का और लड़की जो कि दो अलग एंटिटी की तरह बढ़े हैं, पैदा हुए हैं, लेकिन कायदे से इनमें कोई डिफरेंस होना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं। तो अब यदि हम स्टीरियोटाइप का डिफिनीशन देखें तो डिफिनीशन क्या कहता है स्टीरियोटाइप का, कि व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट स्टीरियोटाइप। अब बच्चों इसमें कीवर्ड क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि जब कभी आपसे इस तरह के सवाल किए जाएं तो आपके दिमाग में एक शब्द जरूर से आना चाहिए कि ठीक है इसको हम इस वर्ड से एसोसिएट कर सकते हैं। तो स्टीरियोटाइप जब कभी भी हम बात करेंगे तो आपके दिमाग में वो पिक्चर बननी चाहिए कि हम क्या करते हैं, हमारा कीवर्ड है इसमें वन इमेज, यानी कि एक जैसे इमेज में हम उस किसी को भी जब कैद कर लेते हैं, तो जब कभी भी हम किसी को एक जैसे इमेज में कैद कर लेते हैं तो हम स्टीरियोटाइप क्रिएट करते हैं। आपने सुना भी होगा, कई एक्टर्स के बारे में आपने सुना होगा कि अरे वो तो सेम तरह के रोल करता है, स्टीरियोटाइप रोल करता है ना। जब कोई एक्टर एक ही तरह के रोल करता है, एक ही तरह के रोल करता है, तो
हम क्या कहते हैं कि वो जो रोल कर रहा है वो स्टीरियोटाइप हो गया है, यानी कि बहुत बोरिंग हो गया है ना। स्टीरियोटाइप नहीं करना होता है किसी को। क्यों? किसी को किसी की इमेज में कैद नहीं करना होता है, क्योंकि यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि जब हम किसी को एक सर्टेन इमेज में कैद कर देते हैं तो हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जैसे प्रेजुडिस के बारे में मैंने बताया था कि उसमें हम जब किसी के बारे में पूर्व धारणा बना लेते हैं किसी भी आधार पे, कई आधार मैंने बताया आपको, तो हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और यहाँ भी जब हम इस तरह से किसी को स्टीरियोटाइप कर लेते हैं, अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं किसी के लिए स्टीरियोटाइप, तो यहाँ भी हम जाने अनजाने डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो जब हम किसी को स्टीरियोटाइप करते हैं तो क्या होता है, देखिए कि स्टीरियोटाइप स्टॉप्स अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल। जब हम किसी को स्टीरियोटाइप करते हैं, किसी को किसी सर्टेन इमेज में कैद करते हैं, तो हम उसके जो एक स्पेशल, उसकी किसी भी व्यक्ति की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, एक यूनिक इंडिविजुअल होता है। हर व्यक्ति एक यूनिक इंडिविजुअल होता है, उसमें कुछ खासियत होती है, उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती है, उसमें कुछ स्किल होते हैं, तो हम उन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। हमारे लिए उन सभी चीज़ों का कोई कीमत नहीं होता, क्योंकि हम उसे एक इमेज में कैद कर लेते हैं। दूसरी चीज़ कि जब हम किसी को स्टीरियोटाइप करते हैं तो किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों को नहीं करते, बल्कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल को हम उसी पैटर्न में, उसी टाइप में कैद कर देते हैं। तो स्टीरियोटाइप करने से नुकसान क्या होता है कि हर व्यक्ति में, जैसे कि मैंने बोला कि हर व्यक्ति में अलग एबिलिटी होती है, अलग क्वालिटीज़ होती है, अलग उसकी स्किल होती है। तो हम उस चीज़ को बेहतर तरीके से, जिसको भी हम कैद करते हैं, वो उस चीज़ को और भी बेहतर तरीके से उस काम को नहीं कर सकता, क्योंकि हमने उसे वो मौका ही नहीं दिया कि वो किसी दूसरे तरीके से उस काम को कर सके। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने इस टॉपिक का, यानी कि सेकेंड चैप्टर ऑफ SPL यानी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का सेकेंड चैप्टर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा, और इसमें हमने डिफरेंसेस एंड प्रेजुडिस इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, और क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में इन दोनों टॉपिक्स को फोकस किया गया है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे। साथ ही एक दूसरा सब टॉपिक है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, तो ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो इन दोनों सब टॉपिक्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, और तब तक आप मेरे सारे वीडियोस को देखते रहिए। और यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच बच्चों।